हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक सर्वे की एप्लीकेशन जनरल डिबेट्स में या आंसर राइटिंग में। क्या होता है कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते तो सभी हैं, बट उसकी एप्लीकेशन पार्ट मेन होता है कि कैसे आप आंसर को एनरिच करें इकोनॉमिक सर्वे का कंटेंट लेके। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। जैसे कि नीम कोटेड यूरिया पे क्वेश्चन आ गया था, या फिर मदर एंड चाइल्ड चैप्टर था एक इकोनॉमिक सर्वे में 2016 के। तो उसी ईयर में मेंस में नेशनल चाइल्ड पॉलिसी के बारे में पूछ लिया था। उसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड चैप्टर था, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड पे भी क्वेश्चंस आ गए थे। ऐसे भी आ जाते हैं उन टॉपिक्स पे बेस्ड। तो इसी वजह से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। ये सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं होता, इसमें सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग भी होती है। ये सजेशन भी देता है गवर्नमेंट को कि कैसे कैसे प्लानिंग में चेंजेस लाने चाहिए, ताकि जो 1 ईयर के अंदर जो भी इकोनॉमी में हुआ है उसमें हम प्रॉब्लम्स आई हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कि इकोनॉमिक सर्वे को कैसे अप्लाई करना है उसका डेटा यूज करके। दिस इज मानसी गोयल। वेलकम टू स्टडी ग्लॉस। तो हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में कि इकोनॉमिक सर्वे को कैसे यूज करें, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा या कंटेंट। तो इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कशन था कि ग्लोबल रिसेशन। तो अब क्वेश्चन है कि पैंडेमिक्स की वजह से जो ग्लोबल रिसेशन आया है वो डिफरेंट कैसे है जो प्रीवियस ग्लोबल रिसेशंस आए हैं, और गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी अप्रोचेस अपनाए इस रिसेशन को काउंटर करने के लिए। तो जो भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इसमें ग्लोबल रिसेशन के बारे में पूछा गया है, बट वो रिसेशन पेंडेमिक इंड्यूस्ड है। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि वो रिसेशन पेंडेमिक इंड्यूस्ड है और कैसे पिछले रिसेशन से अलग है वो पेंडेमिक। और फिर हमें एक लिंकिंग सेंटेंस देके दूसरे पार्ट पे ट्रांसफर करना है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी अप्रोचेस अपनाए टू कंटेन दिस रिसेशन। तो हम जब एग्जाम आंसर लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले उसकी अप्रोच सोचते हैं मन ही मन में। यहाँ पे मैंने अप्रोच लिख दी है आप लोग की हेल्प के लिए कि कैसे आपको सोचना है मन में। तो आप इंट्रोडक्शन दे किसी भी आंसर की एक बेसिक रूल होता है कि आप इंट्रोडक्शन देंगे, उसकी बॉडी लिखेंगे जिसमें क्वेश्चन का मेन पार्ट डिस्कस करेंगे, देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप कुछ भी बैकग्राउंड हाईलाइट कर सकते हैं या कीवर्ड एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर उसका रीजन बता सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आप रीजन बता सकते हैं कि किस वजह से पैंडेमिक की वजह से रिसेशन आया, और बॉडी में वही मेन पार्ट एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये रिसेशन अलग था पिछले रिसेशन से। देन एक ट्रांजिशन सेंटेंस या पैराग्राफ लगाएंगे ताकि हम उसके क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में जंप कर सकें। फिर हम देखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। कंक्लूजन कभी भी एक एस्पेक्ट को लेके नहीं चलना चाहिए, वो काफी ब्रॉड होना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं इसका आंसर और देखते हैं कि आंसर को अप्रोच कैसे करना है इकोनॉमिक सर्वे का डेटा लेके। तो सबसे पहले तो बताएंगे कि इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा कोविड के बारे में बताएंगे कि ये पैंडेमिक कब आया था, या फिर कुछ भी एक लाइन का फैक्ट दे सकते हैं हम। जैसे कि WHO ने पैंडेमिक कोविड-19 को पैंडेमिक डिक्लेयर किया था मार्च 11 को। तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी लाइन होगी, काफी फैक्ट बेस्ड होगी और ऑथेंटिक लाइन है क्योंकि ये WHO ने डिक्लेयर किया था। फिर हम ये बता सकते हैं कि पैंडेमिक इंड्यूस्ड रिसेशन किस वजह से आया। वो आपका एक कनेक्टिंग पैराग्राफ हो जाएगा नेक्स्ट बॉडी बॉडी में जंप करने के लिए इंट्रोडक्शन से। तो इसमें हम बताएंगे कि लॉकडाउन की वजह से और स्कूल्स बिजनेस वगैरह सब बंद हो गए थे, जिसकी वजह से रिसेशन आ गया था क्योंकि डिमांड सप्लाई शॉक आ गया था। तो क्या करते हैं हम आंसर में कभी कभी इनोवेशन भी लाते हैं, जैसे कि फ्लो चार्ट बना सकते हैं, आप लोग डायग्राम बना सकते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है इस पैराग्राफ को आप फ्लो चार्ट के रूप में भी दिखा सकते हैं। जैसे नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन एक कीवर्ड है, इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन था, काफी अच्छा वर्ड है। तो इसको आप यूज कीजिएगा आंसर में। तो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस क्या हो गया कि जिसमें
फार्मेसी का यूज नहीं हो रहा, मेडिसिन का यूज नहीं हो रहा, जैसे कि लॉकडाउन, ये सब। तो इसकी वजह से शट डाउन हो गया, जिस वजह से ग्लोबल रिसेशन आ गया। अब आंसर का मेन क्वेश्चन का मेन पार्ट देखेंगे कि पैंडेमिक किस तरीके से अलग है वर्ल्ड के जो बाकी रिसेशन आए हैं अब तक। तो इस पैंडेमिक का सबसे पहले हम कॉज देखते हैं। ये जो रिसेशन आया है ये हेल्थ इंड्यूस रिसेशन है, और जबकि जो प्रीवियस रिसेशन थे वो जनरली फाइनेंशियल रीजन की वजह से थे, जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 1932 में अमेरिका में, जो वर्ल्ड में जिसका इम्पैक्ट पड़ा था। हमारे इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा था उस टाइम पे। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च हुआ था, गांधी जी ने लॉन्च किया था, और नो रेंट कैंपेन्स, और काफी एग्रीकल्चर अनरेस्ट था उस टाइम पे, क्योंकि डिमांड कम हो गई थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। तो इंडिया पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ा था। तो ऐसे आपको कनेक्ट लिंकेजेस करना है चीजों का। फिर वर्ल्ड वॉर्स की वजह से रिसेशन आया था 1917, और 1940s में रिसेशन आया था। 1943 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था, और फेमाइन आई थी इंडिया में। ये तो वर्ल्ड वॉर का भी एक वन ऑफ द रीजन था इसमें, ये मूवमेंट और फेमीन की वजह, फेमीन का रीजन। फिर जो है 1975 में और 1982 में भी रिसेशन आया था, वो ऑयल प्राइसेस की वजह से था। अब क्या है कि ये रिसेशन जो आया है ये पूरे वर्ल्ड को कवर कर दिया, मोर देन 90% ऑफ द इकोनॉमी, जबकि जो पिछली बार वाले रिसेशन थे उनमें ज्यादा कंट्रीज नहीं कवर हुई थी। 85% कंट्रीज ही हुई थी ग्रेट डिप्रेशन में। रिसेशन में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज ही इम्पैक्ट हो, बट ये जो पैंडेमिक लेड रिसेशन था इसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमीज इम्पैक्ट हुई थी। फिर ये रिसेशन यूनिक इसलिए था क्योंकि हमारे सामने डिलेमा था कि हम हेल्थ या ह्यूमन लाइव्स को बचाएं कि इकोनॉमी या लाइवलीहुड्स को बचाएं। अगर हम हेल्थ पे ध्यान देते हैं तो हमारे हम अर्निंग नहीं कर पाएंगे, अगर अर्निंग पे ध्यान देते हैं तो हमारी हेल्थ पे रिस्क आता है। तो ये काफी डिलेमा था इस पैंडेमिक की वजह से, जबकि पिछले वाले रिसेशंस में ऐसा कुछ नहीं था। तो अब जैसे कि हम नेक्स्ट आंसर के क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में जंप हो रहे हैं, तो हमें एक ट्रांजिशनिंग सेंटेंस लेना चाहिए, ट्रांजिशनिंग पैराग्राफ, जिसमें जैसे इसमें मैंने लिखा है कि डिमांड एंड इस पैंडेमिक की वजह क्या थी, डिमांड एंड सप्लाई शॉक। और इसको हमने द इकोनॉमिक सर्वे ने द ग्रेट लॉकडाउन नेम दिया था। तो अब देखते हैं कि इस लॉकडाउन को, इस रिसेशन को गवर्नमेंट ने या इंडिया ने कैसे अप्रोच किया था। जब भी हम मेजर्स वगैरह लिखते हैं तो वो एक तो मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए, मल्टी सेक्टोरल होने चाहिए, और आपकी उसमें पर्सनैलिटी भी झलकनी चाहिए। पर्सनैलिटी कैसे झलकेगी कि आप वैल्यू ऑफ कंपैशन दिखाएं। वैल्यू ऑफ कंपैशन कैसे दिखेगी आंसर्स में आपके जीएस के, वो आप वनरेबल सेक्शन को जरूर इंक्लूड करें। इससे ये रिफ्लेक्शन जाएगा एग्जामिनर पे कि हाँ ये एस्पिरेंट कंपैशनेट है और पूरा ध्यान है इसको वनरेबल सेक्शन का। अब जैसे कि इस रिसेशन के टाइम पे या फिर इस पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारी ऐसी इनिशिएटिव्स थे जो वनरेबल सेक्शंस के लिए थे, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर की गई थी, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया गया था विडोज को, पेंशनर्स को। ये सब वनरेबल सेक्शन थे। फिर मनरेगा के अंदर भी एडिशनल फंड्स डाले थे, जैसे कि माइग्रेंट लेबर्स, जब वो इंडस्ट्री से जब इंडस्ट्रियल क्लोजर हो गया था तो माइग्रेंट लेबर्स जो है वो वापस घर लौटने लगे थे। तो क्योंकि बिजनेसेस क्लोज हो गए थे तो काफी माइग्रेंट लेबर्स जो थे वो एम्प्लॉयमेंट उनके पास नहीं था, वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, तो वो वापस घर पे लौटने लगे थे। इसकी वजह से मनरेगा के तहत काफी डिमांड बढ़ गई थी अनस्किल्ड लेबर की। तो उसमें भी एडिशनल फंड्स दिए गए थे उनको उसको टैकल करने के लिए। फिर सप्लाई साइड मेजर्स भी लिए थे पॉलिसीज में, जैसे कि
एमएसएमईज की डेफिनेशन चेंज कर दी, या फिर एमएसएमईज का लोन डिसबर्समेंट जो है वो रिलैक्स कर दिया। और कोडिफिकेशन, जो लेबर लॉज का कोडिफिकेशन, वैसे तो काफी दिनों से इस पे चर्चा चल रही है, बट वो काफी फास्ट कर दिया था लेबर कोड का कोडिफिकेशन। अब ये जो लेबर लॉज होंगे वो 4 कोड्स में डिवाइडेड होंगे, तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, क्योंकि कम लॉज होंगे तो कम प्रोसीजरल अप्रोच हमें लगानी पड़ेगी। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी रिफॉर्म्स लाए गए थे, विद एन अप्रोच ऑफ वन इंडिया वन मार्केट, मतलब कि पूरे इंडिया को एक ही मार्केट में। अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है कि मार्केट डिवाइडेड है एपीएमसीज में, मंडीज में, तो उसको पूरा इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है फार्म एक्ट्स के थ्रू। इसका प्लीज आप लोग प्रोटेस्ट से इसको रिलेट ना करें, वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। फिर इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन बढ़ाने की कोशिश की गई थी। इन्वेस्टमेंट में इन्होंने क्या किया था, एफडीआई पॉलिसीज रिवाइज की गई थी। एफडीआई पॉलिसीज रिवाइज करने के पीछे मकसद ये था, क्योंकि चाइना क्या करता था कि हर कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता था, वो अपनी ओनरशिप बढ़ाना चाहता था इंडियन कंपनीज में, पेटीएम होगी, जो भी होगी। तो उसको रिवाइज किया गया था कि चाइना अपनी अथॉरिटी ना दिखाए। फिर डिफेंस सेक्टर का, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई बढ़ा दी गई है। और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आरबीआई ने काफी बड़ा रोल प्ले किया है। अब आरबीआई ने कैसे रोल प्ले किया है, उसने मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू डिमांड को वो कर सकता है, कम या बढ़ा सकता है। जैसे कि रेपो रेट को वो इंक्रीज या डिक्रीज करके, उसकी वजह से लोन के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज होते रहते हैं। अब रेपो रेट उसने रिड्यूस कर दिया आरबीआई ने। अ, जैसे कि फरवरी में 4.9% था, वो मार्च में 1 महीने के अंदर इतना ज्यादा रेपो रेट डिक्रीज कर दिया ताकि लोन सस्ता हो जाए। लोन सस्ता होगा तो लोग बाग लोन लेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो यही सब रीजंस थे, यही सब पॉलिसी अप्रोचेस थे जो गवर्नमेंट ने अपनाए। फिर हमको अब ये सब लिख के कंक्लूजन पे जाना है। और कंक्लूजन मैंने जैसे कि पहले बताया था कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और बैलेंस्ड होना चाहिए। तो हम कंक्लूजन में पंच लाइन भी यूज कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में पंच लाइन थी, सेविंग अ लाइफ दैट इज इन जियोपार्डी इज द ओरिजिन ऑफ धर्म। ये महाभारत की सेइंग है। तो जो भी पॉलिसी अप्रोचेस अपनाई गई, वो कोशिश थी उनकी के लाइफ को सेव कर सके, लाइफ इज द प्रायोरिटी हियर। और ये सब जो पॉलिसीज थी, या फिर जो भी अब हम जो अब सजेशन भी दे सकते हैं कंक्लूजन में, कि आगे भी जो पॉलिसीज अपनाएंगे वो हम रिस्क को मिनिमाइज करेंगे और अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करेंगे। आप इकोनॉमिक सर्वे का अगर पहला पेज देखें तो उसको भी आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। उसमें एक तराजू है जिसमें एक तरफ लिखा है रिस्क और एक तरफ अपॉर्चुनिटीज। तो इसको मैंने कंक्लूजन में यूज किया है कि हमको रिस्क मिनिमाइज करनी है। और रिस्क क्या है, इकोनॉमी पे रिस्क है, हेल्थ पे रिस्क है, और लाइव्स पे रिस्क है। और अपॉर्चुनिटीज क्या है, रिफॉर्म्स हम ला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस हो रहा है इस टाइम। जैसे कि अभी चाइना का गलवान वैली इशू जो हुआ था, उसमें उसके पास में दौलत बेग ओल्डी रोड, उसको कनेक्ट करने के लिए रोड बनाई गई थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान इज ब्रिंगिंग एन अपॉर्चुनिटी। वैक्सीन की वजह से अपॉर्चुनिटीज आ रही है, क्योंकि लोग बाग वैक्सीनेटेड होंगे तो स्प्रेड कम होगा। और ये सब अगर चीजें हम पॉलिसी अप्रोच अपनाएंगे तो हमारी वी शेप रिकवरी होगी। यहाँ पे वी शेप का मतलब हो गया कि अभी इकोनॉमी डाउन टर्न पे चल रही थी, अगर हम ये सब अपनाएंगे तो हमारी इकोनॉमी एकदम रैपिडली ग्रोथ होगी। और हमारी ये यही आशा रहेगी कि 2024 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएं। तो इसके साथ ही ये लेक्चर समाप्त होता है। बट क्योंकि अब ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था, तो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ जो आपको लिखना होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। आई होप आप लोग लिख पाए, और जो अप्रोच मैंने बताई है उस अप्रोच से आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। What were the behavioral and demographic constraints unique to India in the face of pandemic? तो आपको पैंडेमिक को, ये जो कोविड पैंडेमिक है, उसको इंडियन पॉपुलेशन के बिहेवियर
और डेमोग्राफी से लिंक करके आपको आंसर लिखना है। और इसमें क्योंकि आप कंस्ट्रेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके सॉल्यूशन जरूर देने होंगे। जब भी हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं आंसर में, तो उसके साथ उसके सॉल्यूशंस जरूर देते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।